लालच में आकर मेरे पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक पागल लड़के से कर दी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपनी किस्मत को रो रही थी, लेकिन मेरे कमरे में जो आया वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं खुश हो गई। पूरी रात उसने मुझे अपने सीने से लगा कर रखा और मैं भी उसकी मजबूत बाहों में सब कुछ भूल चुकी थी। पूरी रात उसने मुझसे मोहब्बत की थी। उसके मोहब्बत करने के अंदाज में एक जुनून था, एक तड़प थी, जैसे वो मुझसे कितना प्यार करता है। और मैं हैरान थी कि मैं बेकार में ही इतना डर रही थी। लोगों ने मुझे डरा रखा था कि तुम्हारा पति पागल है, लेकिन सुबह जब हकीकत खुली तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। जब मेरी सास ने कहा था कि तुम्हारा पागल पति पूरी रात सड़कों पर घूमता रहा है, लो संभालो इस अपने पागल पति को। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप, जो मुझसे हमेशा मोहब्बत का दावा करता है, पैसों के लालच में मेरी शादी एक पागल लड़के से करवा देगा। जो बातें आखिरी वक्त में मेरी छोटी बहन ने मेरे कानों में डाली थीं, वो मुझे बिल्कुल ही पागल कर चुकी थीं। मैं ये शादी हरगिज भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरी शब्द जो मेरी माँ के थे वो मेरे पैरों की जंजीर बन चुके थे। इस वजह से आज मैं यहाँ एक पागल की सेज सजाए बैठी अपनी नाकामी पर आंसू बहा रही थी। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत कोलोन की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। या तो मेरा पति आ चुका था या फिर कोई और था। मैंने बेमन आंखें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ एक सूट बूट में सजा हुआ बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा, आंखों में मदहोशी लिए, लबों पर एक शरारती मुस्कान सजाए मुझे ही देख रहा था। ऊंचा लंबा कद, गठीला शरीर, बाल जेल से सेट थे। वो देखने में किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। मेरा दिल बुझ सा गया था, क्योंकि वो मेरा पति हो ही नहीं सकता था। मेरा पति तो पागल था और वो किसी भी एंगल से पागल नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप फिर से नज़रें झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा शायद मेरे पति का कोई रिलेटिव हो या फिर दोस्त होगा जो मेरे साथ मजाक के मूड में आया होगा, लेकिन मैं इस वक्त मजाक या बात करने के मूड में नहीं थी। मैं तो ये सोचकर पागल हो रही थी कि जब मेरा पागल पति कमरे में आएगा तो मैं क्या करूँगी, कैसे उसे संभालूंगी, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बहुत ही कम बोलने वाली थी, लेकिन जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया था उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। क्या मोहब्बत करने वाले माँ बाप अपनी सगी औलाद के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वो कदम कदम चलता मेरे करीब आया और मुझे देखते हुए बोला, कैसी हैं आप? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए थे। मैं लड़खड़ाते लहजे में बोली, आपकी तारीफ? आप कौन हैं और इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैंने अपने शब्दों को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मजबूत पर्सनालिटी को देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। वो मुझे देखते हुए शरारती शब्दों में बोला, मेरी तारीफ़ का तो मत ही पूछो, क्योंकि अपनी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। खैर, अगर तुम इन कपड़ों में आराम से नहीं हो तो जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों आम कपड़ों में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग झंझना उठा था। वो कितने हक और मान के साथ मुझसे बात कर रहा था, जैसे वो मेरा पति हो। मैंने कहा, लेकिन आप हैं कौन और मैं क्यों आपके साथ कंफर्टेबल होकर बैठूं और आपसे बातें करूं? आप जाइए यहाँ से। मेरे दिमाग में मेरी छोटी बहन की बातें चल रही थीं। मैं तैयार होकर पार्लर से घर आई थी। उस वक्त मेरी छोटी बहन ने मुझे आकर जो बातें बताई थीं, और अपनी बहन की उन बातों को सुनकर मैं आधी तो उसी समय मर गई थी। उसे देखकर कहीं से भी ये गुमान नहीं होता था कि वो पागल है या फिर उसके साथ कोई बीमारी है। मैं कई बार बातों ही बातों में अपनी माँ से दूल्हे की तस्वीर का जिक्र कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हारे पापा की तरफ से हुक्म है कि तुम्हें कोई भी तस्वीर न दिखाई जाए। और यहाँ आकर मैं बुरी तरह पछता रही थी कि काश मैं अपने पापा से बोलकर एक बार अपने दूल्हे को देख लेती, तो आज मेरे साथ ये मुसीबत न आती। शादी के वक्त भी दूल्हा के चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था, और जाहिर सी बात थी, जब मेरा दूल्हा पागल था तो उसे इस तरह सबके सामने थोड़ी लाना था, इसलिए उसके चेहरे को छुपा कर लाया गया था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और मेरी तरफ देखकर बोला, हैरत है, दुल्हन अपने दूल्हे को नहीं पहचानती, जबकि सबसे ज़रूरी तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के लिए होते हैं। उसके अंदाज से कहीं भी ये बात मालूम नहीं हो रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। मैं हैरान होकर बोली, तो क्या आप पागल नहीं हैं? आप ही मेरे पति हैं ना? मेरी बात पर उसने सिर हाँ में हिलाया। आपके साथ बाकी कोई बीमारी नहीं? वो ना में सर हिलाते हुए मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, दिलरुबा, कोई परेशानी की बात नहीं, ना मुझे पागलपन की बीमारी है और ना ही कोई और प्रॉब्लम।
अच्छा, आज की रात ये बेकार की बातों की रात नहीं है, आज तो हमारे मिलन की रात है। सारी बेकार की बातें दिमाग से निकाल दो और बेफिक्र होकर मेरी बाहों में समा जाओ। ये कहते ही वो मेरे बेहद करीब आ गया। उसके हाथ मेरी कमर पर बेबाक अंदाज में घूम रहे थे। उसकी छोटी छोटी शरारतें मेरे जिस्म में तूफान मचा रही थीं। मैं उसे रोककर कुछ और सवाल करना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे वो अपनी मोहब्बतें मुझ पर लुटाने लगा था। उसका अंदाज बड़ा ही निराला था। शायद मेरे घर वालों ने मेरे साथ मजाक किया था। वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे कि इतने हैंडसम लड़के से मेरी शादी करवा रहे थे। यही सोचकर मैं खुद को रिलैक्स कर चुकी थी और ख़ुद को पूरी तरह अपने पति की बाहों में ढीला छोड़ दिया था। यही करते करते कब रात गुजरी मुझे कुछ पता न चला। उसने पूरी रात ही मुझे अपने आप से अलग नहीं किया था। सुबह के वक्त चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ से हम दोनों की आँख खुल गई थी। वो मुझसे अलग हुआ और मेरे गाल पर एक प्यार भरा किस देकर कमरे से बाहर चला गया। मैं समझी शायद बराबर वाले कमरे में कपड़े बदलने गया होगा, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ मैंने सुहागरात मनाई है वो कौन था, जिसने मेरे वजूद को अपनी गहराइयों में उतारा है। आखिर वो था कौन? अभी असल हकीकत सामने आना बाकी थी। अभी बहुत से राज मुझे मालूम होने थे जिनसे मैं जानकार नहीं थी। थोड़ी देर बाद उठकर मैं सीधा बाथरूम गई। वहाँ जाकर मैंने ठंडे पानी में खड़े होकर अपने अंदर उठती अपने पति की तमाम मोहब्बतों को ठंडा किया था और थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आ गई थी। मैं समझी थी शायद वो कमरे में आ चुका होगा, लेकिन मेरे पति कमरे में नहीं आए थे। मैं एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन फिर सर झटककर कमरे में बने एक छोटे से मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि भगवान का धन्यवाद कर सकूं कि उन्होंने मेरे साथ कोई भी बेरहमी नहीं की थी। मुझे एक अच्छा और नेक हमसफ़र दिया था जो देखने में बेहद खूबसूरत है और बातों में भी खूबसूरत इंसान है। और उसके बाद उठकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। काफ़ी देर तक मैंने अपने पति के आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए। उन्हें याद करते करते मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक, मेरी आँख खुली थी। कमरे के अंदर एक नौकरानी नाश्ते की ट्रे थामे खड़ी थी। वो मुझे देखते ही सिर झुका गई और गुड मॉर्निंग छोटी मेम साहब कहते हुए ट्रे मेरे सामने रख दी। एक पल के लिए मुझे हैरत हुई। शादी की सुबह नाश्ता सब एक साथ करते हैं, लेकिन मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचाया गया था। मैंने नौकरानी से कहा, सब खैर तो है ना, मुझे नाश्ता यहाँ क्यों दिया गया है? मैं तो तैयार होकर नीचे ही आ रही थी, जबकि वो मुझे एक नज़र देखकर कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन सब्र का घूंट पीकर रह गई थी। मेरी शादी की पहली सुबह थी। मैं कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती थी। मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से उठी और हाथ मुंह धोकर सबसे पहले नाश्ता किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि अपनी शादी की सुबह का नाश्ता मैं अपने पति के साथ ही करूंगी, लेकिन मेरा पति कहाँ था मैं खुद नहीं जानती थी। नाश्ता करने के बाद तैयार होकर नीचे आई। मेरी दूधिया रंगत पर लाल रंग की साड़ी बहुत जच रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई नीचे आई थी कि अचानक मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी। वो एक लड़के को थाम कर बैठी थी और मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी। नीचे और कोई दूसरा मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, लेकिन अपनी हैरानी को झटक कर मैंने अपने कदम अपनी सास की तरफ बढ़ाए ताकि उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकूं। मेरी माँ का हमेशा से कहना था कि पति से ज़्यादा उसकी माँ की सेवा करो ताकि तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना हो जाए, और मैं यही करना चाहती थी। जैसे ही झुककर मैंने अपनी सास से आशीर्वाद लिया तो वो फ़ौरन ही मुझे हटाते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जीती रहो, खूब फूलो फलो। अच्छा ये लो, अपने पति को संभालो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है इसने। सारी रात सड़कों पर पागलों की तरह घूमता रहा, पागल इंसान कहीं का। ये कहकर उसने उस लड़के को मेरी तरफ धकेल दिया और अपनी जगह से उठकर कमरे की ओर बढ़ गई। उनकी बातें सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई थी। मेरा अस्तित्व ऐसा लग रहा था जैसे सुन्न हो गया हो। हाथ पैर काम करना छोड़ चुके थे। मैंने डरी सहमी नज़र उठाकर उस लड़के की ओर देखा जिसे मेरी सास मेरा पति बता रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो व्यक्ति अजीब से बाल बनाए हुए था, मैले कुचैले कपड़े पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, ताली बजाकर मुझे देख रहा था। जब मैंने गौर किया तो मैं उस व्यक्ति को पहचान चुकी थी। ये तो वही था जो रात को मेरे कमरे में आया था। मुझसे पति पत्नी का रिश्ता भी बनाया था, लेकिन आज वो इस होलिये में क्यों घूम रहा था? मैं इस बात पर हैरान थी। रात तो उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हट रही थीं, लेकिन अब उसे देखकर घिन आ रही थी। मैं उसके पास बैठ गई और बोली, ये सब क्या नाटक है? आप क्या करना चाहते हैं? आपकी माँ क्या कहकर गई हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया?
कि आप सारी रात मेरे साथ थे। ये सब क्या है और आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? मेरे सवालों से वो अचानक ही मुझसे दूर हो गया और मेरी तरफ देखते हुए बच्चों जैसी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो लड़की? और इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? तुम्हारे गाल कितने गुलाबी और नरम हैं। वो मेरे गालों को छूते हुए अजीब से अंदाज में बोल रहा था। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैं दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने रात में हुई एक एक हरकत किसी फिल्म की तरह चल रही थी। ये सब मेरे साथ क्या हो गया था? मैं अपने माँ बाप की बेहद लाडली औलाद थी। हम 3 बहन भाई हैं, एक बड़ा भाई और हम दोनों छोटी बहनें। लेकिन मेरे पापा ने हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और यही हाल मेरी माँ का था। कई बार तो मुझे अपने आप पर गर्व होता कि मेरे माँ बाप मुझे कितना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि मेरे माँ बाप मेरी आखिरी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। अक्सर मेरी माँ मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहती, संजना तुम देखना, तुम्हारे लिए तो एक सपनों का शहजादा आएगा जो तुम्हें हम सबसे चुरा कर ले जाएगा और तुम बहुत दूर एक बहुत ही आलीशान कोठी में रहोगी। हम तो तुम्हें देखने को भी तरस जाएंगे। मैं कहती, माँ ऐसी बातें मत क्या करें, मुझे पसंद नहीं। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। मैं पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही रहूँगी। फिर भी मेरी माँ यही कहती कि देखना यही सच होगा। वक्त गुजरने लगा और मेरे पापा भी अक्सर मुझसे यही बात करते। पहले तो मैं हैरान होती लेकिन फिर चुप हो जाती। शुरू में मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे ये बातें बुरी लगने लगी थीं और मेरा दिल उदास हो जाता। वो लड़कियां और होती होंगी जिन्हें शादियों का शौक़ होता है, मैं उन लड़कियों में से नहीं थी। मैं तो अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने की आदत थी। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी, लेकिन मैंने इस दौरान कोई भी दोस्त नहीं बनाई थी। मेरे दोस्त मेरे पापा ही थे। अपनी हर खुशी मैं उन्हें बताती थी, इसलिए मुझे कभी दोस्त की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। आज मेरी सालगिरह थी, मैं बहुत खुश थी। हर एक से अपना तोहफ़ा ले रही थी कि अचानक ही मेरे पापा मेरे पास आए और मुझे अपने करीब बिठा लिया। मैंने सोचा शायद मुझे एक अच्छा सा तोहफ़ा देंगे, लेकिन जो बात उन्होंने मुझसे कही थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैं उन्हें हैरान होकर देख रही थी। पापा की इस तरह बातें क्यों कर रहे थे? वो कहने लगे, संजना गुड़िया, मैंने अपने बच्चे के लिए एक बहुत कीमती तोहफ़ा चुना है। मुझे मालूम है कि मेरी बेटी इस तोहफे को पाकर हमेशा मुझे दुआएं देगी और एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगी। मैंने हैरान होकर पापा की तरफ देखा। वो आगे बोले, मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़के को चुना है और हम उससे तुम्हारी शादी जल्द ही करवाना चाहते हैं, इस महीने के आखिर में ही। जबकि मैं हैरान और परेशान अपने पापा को देख रही थी कि अचानक से उन्हें मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया। हालांकि हम दोनों के बीच अभी तक इस तरह की बातें नहीं हुई थीं, और अचानक से उनका ये कहना कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया है, वो मेरे रोंगटे खड़े कर चुका था। मैं तड़प कर बोली, माँ मैं मर जाऊँगी लेकिन अभी शादी नहीं करूँगी। आप पापा को समझा दें, मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है, आप दोनों के लिए कुछ करना है। मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती। और फिर जो बात मेरी माँ ने कही थी वो सुनकर मैं सिर्फ उन्हें देखती रह गई थी। उनके आखिरी जुमले मेरे दिल पर कड़ी चोट का काम कर गए थे। उनका कहना था कि पराई औलाद को जल्द से जल्द ब्याह कर अपने घर का कर देना चाहिए। बेशक तुम मेरी बेटी हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि तुम मेरे पेट से पैदा नहीं हुई हो। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला है। तुम किसी और की अमानत हो और हमें तुम्हें उसके सुपुर्द करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पापा का मान बढ़ा दो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थीं, जबकि मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। शुरू से ही मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी और अब अचानक से उनका ये कहना कि तुम हमारी औलाद नहीं बल्कि हमने तुम्हें गोद लिया है, और यही बात मुझे मारने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और रोती हुई माँ के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा पीटने लगी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। हकीकत से पर्दा क्यों नहीं हटाती? मैं आपकी बेटी हूँ, आप इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ़ क्यों देती हैं माँ? लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल ही मुझसे बेगानी होकर अंदर बैठी थी। शायद उन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस पहर मैं कैसा महसूस कर रही थी। मुझे वाकई ऐसा लगता था जैसे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं माँ बाप के होते हुए अनाथ हो गई थी। मेरे सिर से एक घना साया चला गया था। काफ़ी देर माँ के दरवाजे के करीब बैठी रोती रही। फिर कहीं जाकर मेरा दिल कुछ हल्का हुआ था।
मैंने अपनी छोटी बहन के जरिए अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अब मैं ज़्यादातर कमरे में ही वक्त गुजारने लगी थी। लेकिन आज शादी की पहली सुबह जो क़यामत मुझ पर टूटी थी, वो मेरे 14 तबक रोशन कर चुकी थी। शादी से एक दिन पहले मेरी बहन ने मुझसे यही बात तो कही थी कि आपका दूल्हा पागल है, वो मानसिक रोगी है। मगर शादी वाली रात जब वो मेरे करीब आया तो कहीं से भी वो मुझे पागल नहीं लगा था, बल्कि उसने बहुत ही समझदार इंसान की तरह मुझे प्यार किया था। और अब उसका अंदाज देखकर मुझे अपने जिस्म में खौफ उतरता महसूस हो रहा था। मेरी घुटी घुटी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अभी मुझे रोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक ही किसी ने जोरदार तरीके से दरवाज़ा बजाया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरी सास की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही मेरी सास खूंखार हाव भाव लिए मुझे घूर रही थी और उनके पीछे ही संदीप अजीब से होलिये में मौजूद मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मेरी सास मुझे गुस्से से बोली, लड़की पागल हो गई है क्या? तेरे बाप ने तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं बताई? इस रिश्ते के लिए उन्हें हमने 50 लाख रुपये दिए हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे बेटे को संभालना। इस तरह से नीचे उसे छोड़कर ऊपर क्यों आई हो? आइंदा के बाद अगर ऐसी गलती की तो याद रखना, तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा और तुम्हारे बाप का इस दुनिया में। समझ आ रही है ना? ये बोलकर वो अपने बेटे की ओर मुड़ी और उसे मेरी तरफ धकेलते हुए बोली, अब दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रखना, 50 लाख रुपये दिए हैं हमने। मेरी सास ये कहकर लंबे लंबे डग भरती हुई वहाँ से चली गई, जबकि मैं एक बार फिर सुन्न होकर खड़ी रह गई। क्या मेरे बाप ने मुझे सच में बेच दिया था? क्या मैं उनके लिए इतनी बेमौल हो गई थी कि उन्होंने मेरी जात का सौदा कर दिया? और फिर अचानक ही मेरे कान में मेरी माँ के शब्द गूंजे थे कि तुम एक पराई औलाद हो, हमने तुम्हें गोद लिया है। और उसी पल मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। संदीप कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कमर से थामते हुए मुझे सीने से लगाने की कोशिश करने लगा। मैं उसे पीछे हटाना चाहती थी। उसके वजूद से मुझे घिन महसूस हो रही थी। अभी तक मैं ये समझ ही नहीं पाई थी कि जो कल रात मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ क्या था। जो अभी मेरे सामने खड़ा था आखिर वो कौन था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने उस पागल को दूर झटक दिया और उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, बस बहुत हो गया। मेरे करीब आने की अगर तुमने हिम्मत भी की तो तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगी। मेरी आवाज़ गुस्से से लड़खड़ा रही थी। मैं बेड के किराउन से टेक लगाकर रोने लगी। काफ़ी देर तक वो मुझे देखता रहा। उसकी निगाहों की तपिश मैं अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब बैठ गया और मुझे देखते हुए बोला, पिंक डॉल, कब तक रोगी? चलो ना मेरे साथ खेलो थोड़ा सा। उसका बच्चों जैसा अंदाज मुझे हैरत में डाल रहा था। मैं कुछ कहती या सुनती इससे पहले ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने खिलौनों के सामने ले जाकर बैठ गया। मैं नम आँखों से ये तमाम मंजर देख रही थी। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी और एक 27 साल का नौजवान मर्द 4 साल के बच्चे जैसी हरकतें कर रहा था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था थोड़ी देर और गुजरी होगी कि अचानक ही एक नौकर कमरे में आया और मेरे पति की ओर देखते हुए बोला, छोटे साहब, आपके भाई आने वाले हैं, आ जाएं, आपको नीचे बुलाया जा रहा है। अपने भाई का सुनकर वो अचानक खुशी से उछला था और दौड़ते हुए नीचे चला गया। मैं खामोशी से उन खिलौनों को देख रही थी जिनके साथ खेलना मैंने न जाने कब का छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में न जाने कितने सवाल घूम रहे थे। अभी जो पागल लड़का मेरे कमरे से गया था वो कोई और नहीं था बल्कि रात वाला ही लड़का था। ये मेरा दिल गवाही दे रहा था, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। थोड़ी देर और गुजरी होगी कि एक और नौकर कमरे में आया और मुझे भी नीचे आने के लिए कहा कि आप भी अपने पति के बड़े भाई से मुलाकात कर लें, वो शादी में नहीं आ पाए थे। मैंने सर को हल्के से हिलाया और नीचे आ गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे सामने मेरे पति की शक्ल का एक और इंसान बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था, मुझे गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके बाल उसकी आंखों के करीब आ रहे थे जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उसकी पर्सनालिटी किसी भी लड़की का दिल धड़का सकती थी। मैं बेचैन हो गई थी। तो रात को यही मेरे करीब आया था और मेरा पति कहाँ था? मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने अपनी सास की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और बोली, संदीप कहाँ है? यह आवाज़ कहीं अंदर से आती मुझे महसूस हुई थी। मेरी सास कोई जवाब देती इससे पहले ही मेरे पति के हमशक्ल बड़े भाई बोले, वो नौकर के साथ बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया है, यानी कि कैंडीज़ वगैरह। तुम्हें तो मालूम होगा कि वो क्या खाता है। उसका अंदाज बड़ा ही अर्थपूर्ण था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि इस इंसान का मुंह नोच लूँ। यानी इस आदमी ने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ वो देखने में भला का हसीन था।
अगर वो कई साल पहले पैदा होता तो यकीनन किसी रियासत का शहजादा होता, लेकिन उसे ये हक किसने दिया था कि वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं तो इस इंसान से एक ही रात में मोहब्बत कर बैठी थी। उसकी खूबसूरत शरारती आंखें देखकर ही मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। अब भी वो अपनी माँ से बात करते हुए कभी कभी मेरी ओर एक शरारती नज़र डाल रहा था और मेरा दिल एक नए लय पर धड़क उठता था। लेकिन तभी मेरी आंखों से एक आंसू फिसल कर मेरे गालों पर ठहर गया था। वो मेरा कुछ नहीं लगता था। मेरा उसके साथ कोई जायज़ रिश्ता नहीं था जो मैं उसके बारे में ये सब कुछ सोचती। काश ये सब कुछ सच होता जो पिछली रात मेरे साथ हुआ था। सच में यही मेरा पति होता। मैंने अपने गाल पर ठहरा आंसू अपनी हथेली से साफ कर लिया था। जो भी हुआ था गलत हुआ था। और गलती किसकी थी? सामने बैठे उस इंसान की जिसने रात मेरे साथ रिश्ता बनाया था, मुझे धोखा दिया था। मैंने गुस्से और नफरत भरी निगाह उस पर डाली थी। मेरी सास संदीप के बड़े भाई को कुछ बेजार सी निगाहों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और फिर वो मेरे बेहद करीब आ गया। मैंने हड़बड़ाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो नौकरों को दोपहर के खाने के लिए मेन्यू समझा रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और अजीब से अंदाज में दबाकर मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुराने लगा। वही शरारती मुस्कान जो रात को मेरा सब कुछ छीन कर ले जा चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखों में आंसू भरकर उसकी ओर देखा था। उसकी आंखों में अब भी वही मदहोशी थी जो मेरा चैन लूट ले गई थी। मैंने धीरे से कहा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मेरे गाल पर फिर से आंसू फिसल आए थे। उसने अपनी उंगली के पोरों से वो आंसू साफ कर दिए। फिर कहने लगा, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप हर वक्त हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। आगे बोला, भाभी मेरे भाई संदीप का ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगा। अभी तो फ़िलहाल एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, इसीलिए रुक नहीं सकता। वो ये बोलकर वहाँ रुका नहीं था। मेरे गालों को हल्का सा थपथपाकर वो जा चुका था और मेरे हाथ खुद ब खुद मेरे गालों पर ठहर गए थे। उसका स्पर्श फिर से मुझे महकाने लगा था। क्यों मेरा दिल उसी के लिए धड़कने लगा था। मुझे तो उससे नफरत होनी चाहिए थी क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया था, मेरे साथ एक नाजायज़ रिश्ता बनाया था। फिर क्यों मैं उसकी चाहत करने लगी थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ चुकी थी। यानी मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी कि मेरे करीब आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा भाई था, जिसने अपने भाई की शक्ल का फ़ायदा उठाकर मेरा इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद ही संदीप कमरे में वापस आ चुका था। उसके पास बहुत सारी बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थीं। वो मेरे साथ चीज़ें शेयर करता हुआ बोला, तुम मेरी दोस्त बनोगी? देखो मैं तुम्हें कैंडी दे रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है। मैं किसी को नहीं देता, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। तुम रो रही थी ना? न जाने क्यों अचानक ही मुझे उस मासूम पर तरस आया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ और नरम लहजे में बोली, नहीं संदीप, ये तुम खाओ, मैं ये सब नहीं खाती। वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखता हुआ बोला, पिंक डॉल, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसका अंदाज बहुत ही मासूम था। मैं अपने आप को हाँ बोलने से रोक नहीं पाई और अनजाने एहसास के तहत मैं उसके गले से लग गई। मुझे किसी एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मुझे इस समय समझ सके, मेरी हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ माने। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे अपने गले से लगाया हुआ था। शायद वो भी मुझे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं आराम से अलग हुई और बिस्तर पर लेट गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अक्सर संदीप का भाई अभिषेक हमारे घर आता था, लेकिन ना मैं उससे बात करती थी ना ही वो मुझसे। लेकिन उसकी निगाहों में कुछ ऐसा असर था कि उसकी नज़रों के एहसास की गर्मी से मेरा दिल खुद ब खुद धड़कने लगता था। इसलिए मैं उसके सामने बहुत कम जाती थी। मैं अपनी राह से भटकना नहीं चाहती थी। मेरी किस्मत में मेरा पागल पति ही लिखा हुआ था और जिसे मैं स्वीकार भी कर चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी मेरा दिल अभिषेक के सपने सजाना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा और अभिषेक का मिलन नामुमकिन था। भगवान की ये भी कृपा थी कि उस रात के बाद उसने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी, जबकि संदीप और मेरे संबंध अब अच्छे हो गए थे। मैं अपने दिल की हर बात उससे कह लिया करती थी। उसे मैंने अपनी हर तकलीफ़ बताई थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे किस तरह मेरी सच्चाई बताई और फिर मैंने अनजाने में ही अभिषेक और अपने संबंधों के बारे में भी उसे बता दिया था, जबकि वो नासमझी से मुझे देखता रहा। कहने को उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन हरकतें 4 साल के बच्चे जैसी थीं। और एक दिन बातों बातों में एक नौकरानी ने मुझे बताया कि संदीप साहब के बड़े भाई का नाम अभिषेक है और वो दोनों ट्विंस हैं। संदीप के बाप ने 2 शादियां की थीं। संदीप और अभिषेक पहली माँ से हैं और ये औरत उनकी सौतेली माँ है जिनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन बड़े साहब
कि बीबी होने की वजह से प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इनके नाम है, इसीलिए संदीप साहब के साथ रहती हैं। लेकिन बड़े साहब की वसीयत के हिसाब से अगर ये संदीप की देखभाल करेंगी, उसकी सेवा करेंगी, तभी उन्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा और अभिषेक साहब अलग घर में रहते हैं। मैंने वजह पूछना जरूरी नहीं समझी। यकीनन उसका मिजाज इन सबसे अलग था। हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे और मैं संदीप के साथ घुलने मिलने लगी थी, मगर इन 6 महीनों के दौरान उसने अभी तक कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मैं डर जाती। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उससे मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। मैं हमेशा उसके साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती। मेरा इरादा उसका इलाज करवाने का था और उसके लिए मुझे बड़े भाई से बात करनी थी, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। मगर एक अजीब बात थी कि वे दोनों कभी आपस में सामने एक साथ नहीं आते थे। वो जब भी आता था अकेले आता था और किसी न किसी काम से संदीप को बाहर भेज देता था। मैं हैरान भी होती और परेशान भी। आज भी वो अपने भाई के घर गया हुआ था। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन आज काफ़ी देर हो गई थी और संदीप घर वापस नहीं आया था। मुझे अब चिंता होने लगी थी। रात के 10 बज गए थे। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। मैं यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की बीच की मांग निकाल कर कमरे में दाखिल हुआ था। मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और उससे डांटते हुए बोली, संदीप, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। मेरे ये कहने की देर थी कि अचानक ही उसने मुझे मेरी कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया था। मेरा दिल बेखौफ धड़क उठा था। आज उसका अंदाज बड़ा ही अजीब था। शादी के 6 महीने हो गए थे। संदीप ने कभी मुझे इस तरह छूने की कोशिश नहीं की थी। पहले जब भी वो मुझे छूता था तो उसके अंदाज में एक बचपना होता था, लेकिन आज उसके छूने के अंदाज में एक अलग ही एहसास थे। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। मैं कुछ कहती या सुनती इससे पहले ही उसने मेरे होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अभिषेक का चेहरा आया था। कहीं ये अभिषेक तो नहीं? ये सोच आते ही मैं उसे झटक देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तड़प रही थी, लेकिन उसने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और कान में फुसफुसाने लगा, पिंक डॉल, परेशान मत हो। मैं अभिषेक नहीं हूँ, तुम्हारा संदीप ही हूँ। उसका अंदाज बहुत अलग था। कहीं से भी वो पागल संदीप नहीं लग रहा था जो 4 साल के बच्चों जैसा बर्ताव कर रहा था। मैं हैरान हो गई कि उसे कैसे पता चला कि अभिषेक मेरे करीब आ चुका है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक बार बातों बातों में संदीप को अपने और अभिषेक के रिश्ते के बारे में बता चुकी थी, लेकिन मुझे तो यही लगा था कि वो बच्चा है, मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन वो मेरी बात अच्छे से समझ गया था और ये बात मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आगे और भी खुलासा था जिसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। उसका कहना था कि मैं और अभिषेक एक ही इंसान हैं। मेरे पापा की पहली पत्नी से हम 2 जुड़वा भाई पैदा हुए थे, लेकिन 10 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से मेरा एक भाई मर गया था और मैं उसका डबल किरदार इस दुनिया में निभाने लगा। मैं पागल बनकर लोगों के सामने आता हूँ ताकि ये जान सकूँ कि लोग हमारा कितना फ़ायदा उठाते हैं। इसी बीच पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और इस औरत के जिम्मे मेरे दूसरे भाई यानी संदीप की जिम्मेदारी डाली थी। पापा भी देखना चाहते थे कि वो औरत मेरे भाई की देखभाल कैसे करती है, मगर उन्हें ज़्यादा मोहलत नहीं मिली और वे दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से चले गए। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन की ही मंगेतर हो। तुम्हारे सगे पापा और मेरे पापा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दुश्मनी के तहत तुम्हारे मम्मी पापा को मार दिया गया था। पापा ने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे प्रेजेंट के मम्मी पापा को चुना था और तुम्हें उन्हें गोद दे दिया था, लेकिन तुम्हें मेरे नाम से बचपन में ही जोड़ दिया गया था और इसीलिए तुम्हारी शादी मुझसे हुई। मगर मैं भी तुम्हें देखना चाहता था कि तुम इस जायदाद के लिए संदीप के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हें पति का प्यार चाहिए या फिर ये जायदाद? लेकिन तुमने एक अच्छी बीबी होने का सबूत दिया। तुमने 6 महीने में एक बार भी जायदाद का नाम नहीं लिया, बल्कि तुमने संदीप को हासिल किया, उसे ठीक करने की कोशिश की। ना ही कभी तुम झुंझलाई, ना ही कभी तुम उसके साथ बदसलूकी पर आई। इसलिए मैंने तुम्हें और भटकाने का इरादा छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें सच बताने का सोचा, जबकि मैं हैरान रह गई थी कि एक इंसान अपने अंदर इतने राज कैसे रख सकता है। शादी वाली रात जो मेरे करीब आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, और सारा दिन जो मेरे साथ रहता था वो भी कोई और नहीं बल्कि वही था। लेकिन अब मुझे संदीप पर गुस्सा भी आया था। मैंने उसे जोर का धक्का दिया। वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम सचमुच पागल इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों तक मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने बहुत गलत किया है। ये कहते कहते मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता कि मैंने कैसे कैसे एक पल काटा है,
कैसे कैसे दर्द से मैं गुजरी हूँ। अगर मैं राह से भटक जाती तो क्या तुम मुझे अपनाते या मुझे छोड़कर चले जाते? बताओ। वो मेरे करीब आया, मुझे बाजू से पकड़कर अपने करीब करना चाहा। कहने लगा, संजना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मैं शादी की पहली रात भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बस उसी पल मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। शादी की रात तुम्हारे पास आ गया था। मैंने कहा, तुम तो मर्द हो। इतनी आसानी से कहकर तुमने खुद का पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मेरा क्या होता बताओ? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, यानी अभिषेक से मोहब्बत करने लगी थी। अगर सच में मैं अपने पति के अलावा किसी और से मोहब्बत करती तो बताओ, क्या तुम मुझे तब भी स्वीकार करते? मैं संदीप के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे और उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया था। मेरे बालों को संभालते हुए कहने लगा, माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और अब आइंदा तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये कहते कहते उसने मेरे माथे को चूम लिया था और मेरे अंदर तक सुकून उतर चुका था। मेरा सारा गुस्सा आंसुओं में बह गया था। मुझे मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार वापस मिल चुका था। मम्मी पापा के बारे में सुनकर मेरी आंखें एक बार फिर भर आई थीं, लेकिन उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था और मुझे हर पल ये एहसास दिलाया कि मैं उसके लिए कितनी कीमती हूँ। हाँ, वो दुनिया के सामने तो पागल बनकर रहने की अदाकारी करता था, लेकिन वो हकीकत में एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसने अपने पापा का पूरा कारोबार संभाला हुआ था। लेकिन मेरे कहने पर उसने अपनी सौतेली माँ को भी सारा राज बता दिया था और अब वो सिर्फ और सिर्फ संदीप बनकर रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी संदीप और संजना के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।